इकी काफी ज्यादा बदसूरत और गरीब लड़का था जिसे उसकी फैमिली ने बेदखल कर दिया था क्योंकि उसके पास जन्म से कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी और उसे घर में इतना ज्यादा अब्यूज किया गया जब तक उसने अपने घर को नहीं छोड़ दिया। और घर को छोड़ने के बाद वो एक बर्फीले तूफान में खो जाता है और उस रेगिस्तान के बीच वो हाइपोथर्मिया से मरने ही वाला था और उसको ऐसा लगने लगा था कि अब ये उसके आखिरी पल है। लेकिन तभी सामने से एक लेजेंडरी सैमुराई आ जाता है और उसे कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो कि उसे उसकी पूरी जिंदगी याद रहते हैं। वो सैमुराई कहता है कि बच्चे, तुम काफी ज्यादा हताश लग रहे हो, ये बात सोच के कि तुम सबसे ज्यादा वीक हो, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी है और तुम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो। और तभी से इकी ने गॉड जैसी पावर्स हासिल कर ली पूरी मानवता को तबाह करने के लिए। लेकिन वो अपनी पावर्स को अपनी फैमिली से छुपा के रखता है और साथ ही में इकी को 7 स्टार फेस्टिवल के ग्रेट टूर्नामेंट में भी जीतना पड़ेगा जहाँ पे ब्लेजर्स अपनी मौत तक लड़ते हैं। तो आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इकी को जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद में अपने रूम में वापस आता है और वहाँ पे उसे काफी ज्यादा सुंदर लड़की दिखती है और उसने कुछ ही कपड़े पहन रखे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा सिग्मा इकी उससे माफी नहीं मांगता और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो अपनी टी शर्ट ऊपर करने जा रहा होता है और तभी उसके एक जोरदार का थप्पड़ पड़ता है। फिर हम उसे डायरेक्टर के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे उनकी प्रिंसिपल बताती है कि तुम्हारी ये हरकत हमारी कंट्री में वॉर छिड़वा सकती थी क्योंकि जिस लड़की को तुमने कमरे में देखा था उसका नाम है स्टेला वर्मिलियन जो कि वर्मिलियन नेशन की प्रिंसेस है। इसी वजह से तुम्हें उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। तभी कि स्टेला की तरफ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और यहाँ पे स्टेला गुस्से में अपने फायर मैजिक से उसे जलाने ही वाली थी। तभी कि कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मेरी आंखें तुम्हें देखने से रोक ही नहीं पाई। और ये बात सुनते साथ स्टेला की सारी आंख बुझ जाती है। तभी कि पूछता है लेकिन आखिरकार तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, और स्टेला उसके ऊपर वापस गुस्सा करने ही वाली होती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल आती है और कहती है कि तुम लोग आज से रूममेट्स होने वाले हो। तभी स्टेला कहती है कि मैं इसके जैसे बदसूरत लूजर के साथ तो कभी नहीं रहने वाली। तभी डायरेक्टर उन्हें याद दिलाती है कि तुम अपने इस इशू को एक नाइट की तरह सुलझा सकते हो, एक डुओ मैच करके। लेकिन स्टेला के लिए सिर्फ यही बात काफी नहीं थी। वो उससे कहती है कि जो भी इस मैच को हारेगा वो अपनी जिंदगी भर जीतने वाले का नौकर बन के रहेगा। उसके बाद वो लोग एरेना में आते हैं और जब स्टेला वहाँ पे आ रही थी तो सभी लोग वहाँ पे यही बात कर रहे थे कि इकी एक ऐसा लौता स्टूडेंट है जिसके पास बिल्कुल 0 एबिलिटी पॉइंट्स हैं। उसके बाद जब वो डुओ के लिए आती है तो वो उससे कहती है आखिरकार तुम एक नाइट बनने के सपने को छोड़ क्यों नहीं देते जबकि तुम पिछले साल फेल हो चुके हो। तभी वो एरिना ग्रीन हो जाता है और इकी अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्टेला अपनी फ्लेमिंग वेपन को भी निकाल लेती है। और जैसे मैच स्टार्ट होता है यहाँ पे स्टेला उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो उसे डॉज कर देता है। उसके बाद वो वापस से उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो सारे के सारे अटैक से बच के उन्हें ब्लॉक कर ले रहा था। उसके बाद इकी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने टैलेंट को परफेक्ट करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी। और हालांकि वो उसके शब्दों से काफी ज्यादा शॉक होती है लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मेरे स्वॉर्ड स्टाइल को कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन इकी उसे पहले ही देख चुका होता है। तभी इकी भागा उसके पास आता है और स्टेला की खुद की टेक्निक से उसी के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद जब स्टेला पीछे होती है तो वो उसे बताता है कि सभी लोगों ने मुझे यूजलेस समझा और कुछ नहीं सिखाया, इसी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के स्वॉर्ड स्टाइल को कॉपी करने में लगा दी और अब मेरे पास दूसरों की स्वॉर्ड स्टाइल को कॉपी करने की सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है ब्लेड स्टील। और तभी वो उसके ऊपर वापस से हमला करने के लिए जाती है। तभी इकी रियलाइज करता है कि अब उसके अटैक काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। तभी वो उसे हल्का सा धक्का देता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन उसके अटैक से उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी इकी पीछे आता है और ये रियलाइज करता है कि वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर डाल रही है और स्टेला कहती है कि अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और वो अपनी मैजिक पावर से इका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो ये रियलाइज करती है कि इका उसके पीछे जा चुका है और जब वो उसके ऊपर वापस से अटैक करती है तो वो वापस से गायब हो जाता है। और यहाँ पे इका कहता है कि मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी को बिल्ड कर रहा हूँ और उन्हें एकदम इंस्टेंट रिलीज कर रहा हूँ और ये मेरी नोबल आर्ट है। और इसी के साथ इका स्टेला के ऊपर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। उसके बाद इका कहता है कि मेरे पास इसके जैसे जीनियस को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था एक डीमन बनने का। उसके कुछ ही घंटे के बाद डायरेक्टर स्टेला के पास जाती है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। तभी स्टेला बताती है कि ये पहली बार था कि किसी ने मुझे हराया हो और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार उसे एफ रैंक में क्यों रखा हुआ है। तभी डायरेक्टर बताती है कि वो सब कुछ उसकी इवल फैमिली की वजह से। जब उसका स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ तभी उसकी फैमिली ने स्कूल के सिस्टम को बदलवा के उसे फिजिकल स्टाइल की जगह मैजिक एबिलिटीज में बदल दिया और इसी वजह से वो अपनी सारी क्लासेस में फेल होता आ रहा है। उसके बाद स्टेला वापस से इकी के रूम में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। उसके बाद स्टेला देखती है कि इकी के 6 पैक दिख रहे हैं और वो उन्हें टच करने लगती है और बोलती है कि आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। तभी इकी बोलता है यही बात तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये तुम कर क्या रही हो। और ये बात सुन के वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसका सर ऊपर दीवार में लगता है। उसके बाद स्टेला इकी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें बिना जाने ही तुम्हें जज कर लिया और वो अपनी हार मान लेती है। उसके बाद इकी उसे याद दिलाता है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को इनकार करोगी तो ये तुम्हारी रॉयल फैमिली के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि उनकी प्रिंसेस अपने शब्दों
पे खरा नहीं उतर पाई। तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे इकी उससे कहता है कि तुम मेरी रूममेट बन जाओ। लेकिन जब उसे शर्माता हुआ देखता है तो वो उससे कहता है कि ठीक है तुम दूसरा रूम ले सकते हो। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी रूममेट बनूंगी, लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, समझे। उसके बाद इकी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्टेला उसे एक फेस बम देती है और इसी के साथ उन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। उसके अगले ही दिन इकी कैंपस में अपनी छोटी बहन शिजुको की आवाज सुनता है, जो कि उसके पास आती है और बोलती है कि काफी समय बीत चुका है। और तभी वो उसे नीचे गिरा के सभी लोगों के सामने उसे किस कर देती है। और ये चीज देख के स्टेला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। शिजुको कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई से पूरे 4 साल तक दूर थी, और वैसे भी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसमें किस करना तो नॉर्मल है ना, और काफी कंट्रीज में तो ऐसे ही प्यार जताया जाता है। तभी स्टेला बोलती है लेकिन मेरी कंट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि किसी भी कंट्री में सिबलिंग्स ऐसे किस नहीं करते। तभी इकी कहता है कि हाँ मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सुना। तो शिजुको कहती है कि आप उन सबको छोड़ो भैया, ये हमारे बीच की बात है। तभी पीछे से स्टेला आती है और उसे उठा के पीछे फेंक देती है। उसके बाद स्टेला इकी से कहती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, कम से कम उसे हटाने की तो कोशिश करो। तभी इकी कहता है कि हाँ उसे मुझ पर से हटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इधर हम देखते हैं शिजुको को, जो कि कहती है अच्छा तो तुम हो वो फेमस प्रिंसेस, लेकिन तुम मेरे और मेरे भाई की बातों के बीच में क्यों घुस रही हो। तभी स्टेला कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में कोई चीज तो आनी चाहिए थी जो तुम्हें रोके। शिजुको कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे और मेरे भाई को डिसाइड करने दो, तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता। हम दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे जैसे प्रिंसेस कभी भी नहीं समझेगी। तभी स्टेला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसका और मेरा भी एक रिलेशन है। तभी शिजुको पूछती है और आखिर वो किस तरह का रिश्ता है। और यहाँ पे स्टेला थोड़े से शर्माते हुए बोलती है कि मेरा मास्टर है और मैं उसकी सर्वेंट। और ये बात सुन के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी की बोलता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए स्टेला, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बारे में भूल जाओ। तभी एक लड़की इकी के पास आती है और बोलती है कि ये तो काफी बड़ी खबर है, इसे तो मैं ऐसे छापूंगी कि एक सैवेज क्लासमेट जिसके पास एक प्रिंसेस स्लेव है और उसके अंदर मैं उनके 72 घंटे के रूम के अंदर लॉक वाले इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी। तभी की कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तभी स्टेला कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, इसने मुझे बैटल में हराने के बाद ये ऑर्डर दिया था कि हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे। तभी की कहता है कि तुम जानती हो कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तभी शिजुको कहती है क्या ये सब कुछ सच है। भैया मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर ये बात सच है तो। तभी की कहता है कि हाँ कुछ हद तक तो सच है। तभी शिजुको कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आपके इस बर्डन से अभी आजाद कर देती हूँ। और वो अपनी स्वार्ड को समन कर देती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं वाटर स्टाइल हूँ और वो फायर स्टाइल, और पानी हमेशा आग को हरा देता है। और यहाँ पे कि उसे मना करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी हम पीछे देखते हैं कि स्टेला ने भी अपने वेपन को समन कर लिया है। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे काफी खतरनाक तबाही मचा देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जो कि उनसे बताती है कि स्कूल के अंदर ऐसे डिवाइसेस का यूज करना अलाउड नहीं है, और यहाँ तक कि तुम्हें हाउस अरेस्ट की पनिशमेंट भी दी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा पहला दिन है इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ टॉयलेट साफ करने का काम दे रही हूँ। तभी स्टेला कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन। शिजुको कहती है हाँ और मैं भी ये दोबारा नहीं करूंगी। और यहाँ प्रिंसिपल कहती है कि तुम सारे के सारे गर्ल्स टॉयलेट साफ करने के बाद अपने घर जा सकते हो और चिंता मत करो, सिर्फ 27 टॉयलेट और बचे हैं। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे दोनों अभी भी एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल के लड़े जा रही होती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्टेला को, जो कि कहती है कि ठीक है आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तो शिजुको कहती है अच्छा तो तुम हार मान रही हो कि तुम दोबारा मेरे भाई के पास नहीं भटकोगी। स्टेला कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग चाहते हुए भी अलग नहीं रह सकते, आखिरकार हम लोग रूममेट जो है। तभी शिजुको कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरा भाई सिर्फ मेरा है। तभी स्टेला कहती है कि तुम थोड़ी सी पागल हो क्या, तुम उसकी छोटी बहन हो और तुम्हारा उसके साथ खून का रिश्ता है। तभी शिजुको कहती है कि एक ऐसी चीज है जो कि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगी। स्टेला कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। शिजुको कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम कभी भी मेरे भाई की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम कुरेगाने फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तभी स्टेला कहती है कि मेरे सामने अपना फैमिली कार्ड मत खेलो, मेरी भी फैमिली है। तभी शिजुको कहती है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरा भाई हमेशा से कैसा फील कर रहा है, उसे घर में हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और शिजुको अपने घर में आ जाती है और वहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है एलिस, और वो बोलता है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया रूममेट, मुझे तो चिंता ही होने लगी थी कि आखिरकार ये कहाँ पे गायब हो गई। उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम है अरुशिन नागी लेकिन मेरे दोस्त मुझे एलिस बुलाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टेला को, जो कि अभी भी उसी की बात के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और तभी वहाँ पे इकी आता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो स्टेला। स्टेला कहती है मैं बस यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी इकी कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी थक गई होंगी, इसके लिए मुझे माफ करना। स्टेला कहती है कोई बात नहीं। फिर स्टेला उसे एक बॉटल देती है और बोलती है कि तुम इसे क्लास में भूल आए थे। फिर वो कहती है कि इकी आखिर तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसे
ऐसे क्यों ट्रीट करती थी जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये बात सुन के इकी के मुंह का सारा पानी बाहर निकल जाता है। स्टेला कहती है कि माफ करना, शायद मुझे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। तभी इकी कहता है कि शायद से तुम शिजुको से बात कर रही थी। स्टेला कहती है हाँ। इकी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, और वैसे भी शायद ये तुम्हें बताने का बिल्कुल सही समय होगा। वैसे क्या तुम इसे सच में सुनना चाहती हो, क्योंकि थोड़ी सी डिप्रेसिंग स्टोरी है। स्टेला कहती है हाँ। उसके बाद इकी स्टेला से पूछता है क्या तुम सैमुराई रियोमा के बारे में जानती हो। स्टेला बोलती है हाँ मुझे पता है, वो एक हीरो है जिसने जापान को आखिरी ग्रेट वॉर में विक्ट्री दिलाई थी। उसका असली नाम था रियोमा कुरोगाने। इकी कहता है हाँ वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और उसके अलावा वो पर्सन है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि हर पीढ़ी के बाद कुरोगाने फैमिली के अंदर काफी ज्यादा एक्सीलेंट ब्लेजर्स पैदा हुए, जिसे तुम लोग स्पेशल फैमिली कहते हो। लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह नहीं था, मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं था। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी भी फैमिली गैदरिंग में उन्होंने कभी भी मेरे लिए कोई भी सीट नहीं रखी। और एक दिन मैंने कुछ लोगों की आवाज सुनी जो कि न्यू ईयर पार्टी में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा टूट गया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस घर के अंदर अब और नहीं रह सकता था। लेकिन तभी वेदर काफी ज्यादा बिगड़ गया और मैं उस तूफान के अंदर खो गया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन तभी मैं सोचने लगा कि आखिर इस तरह से मरना कितना ज्यादा बुरा है। और तभी अचानक से वो मेरे सामने आए। एरिका कहती है सैमुराई रियोमा। इकी कहता है हाँ, और मुझे उनका कहा हुआ हर एक शब्द याद है। उन्होंने मुझसे कहा था क्या तुम हताश हो चुके हो बच्चे, इस बात को लेके कि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी, और तुम एक वर्थलेस इंसान मत बनो। तुम वो सब कर सकते हो जो भी तुम चाहते हो, क्योंकि हम ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके पास पंख नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चांद तक जा चुके हैं। इकी कहता है कि ये सब उन्होंने मुझे काफी आसान भाषा में कहा, और उनके इन्हीं शब्दों से मैं बच पाया। और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बड़े होके बिल्कुल उन्हीं की तरह बनूंगा, और अगर मुझे कोई ऐसा मिलेगा जैसा मैं तब था तो मैं उसे वही चीज दूंगा जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दी थी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जितना मैं बन पाऊं बिल्कुल उनकी तरह। तभी स्टेला कहती है अच्छा तो इसी वजह से तुम एक नाइट बनना चाहते हो। इकी कहता है हाँ, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी सिखाना नहीं चाहता, मैंने हमेशा अकेले ट्रेनिंग करी है। और ये बात सुन के स्टेला को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है। उसके बाद इकी कहता है कि मैंने कुछ करके इस एकेडमी के अंदर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुरेगामी फैमिली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर मेरे जैसा फेलियर एक नाइट बन गया। और इसी वजह से उन्होंने इस स्कूल को प्रेशर किया, और स्कूल के चेयरमैन के साथ मिलके स्कूल की रिक्वायरमेंट्स ऐसी कर दी जिससे मैं पास ही ना हो पाऊं। लेकिन खुशकिस्मती से शिंगुजी सैन से चेयरमैन बन गए, और मुझे लगने लगा कि मेरी फैमिली का उसी तरह का हरासमेंट चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर वो करते भी हैं, तभी स्टेला कहती है कि मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगे, भले ही तुम्हें बुरी तरह से जला भी दिया जाए, है ना। स्टेला कहती है कि मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में। उसके बाद स्टेला कहती है कि इकी मैं करेक्शन करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। इकी कहता है और वो क्या है। स्टेला कहती है कि तुमने सुबह कहा था ना कि मैं एक कॉम्पिटिटिव हूँ। इकी कहते हैं हाँ, वैसे हम दोनों ही कॉम्पिटिटिव हैं। और यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शिजुको को, जो कि अपने रूममेट से कह रही होती है कि मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा काइंड है। हालांकि उन्होंने घर को छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फैमिली उन्हें कितना बुरा ट्रीट करती थी। और इसी वजह से मेरे माता पिता और छोटी बहन का प्यार जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं अपने भाई को दूंगी। उसके बाद शिजुको कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसके बाद एलिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं एक लड़की को जानता था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, और वैसे भी हम लोग थोड़े समय में अच्छे दोस्त जरूर बन जाएंगे। और अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकी और स्टेला को उनकी स्वाड प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते हुए। उसके बाद इकी पूछता है क्या तुम्हारी फर्स्ट बैटल सेट हो चुकी है। तो स्टेला बताती है कि हाँ, आज मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ईमेल आया था, और जो मेरा ओपोनेंट है वो 3rd ईयर का मोमोटानी है। इकी कहता है कि हाँ, मैंने उसे फाइट में एक बार देखा था, उसका डिवाइस काफी ज्यादा रेयर है, एक आर्मर टाइप। तभी स्टेला उसे रोक देती है और बोलती है कि बस मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाहती। मैं इस तरह की बैटल्स को अपनी ट्रेनिंग के तौर पे ले रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मेरा सामना काफी अजनबी ब्लास्टर्स के साथ होगा। इकी कहता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी स्टेला कहती है कि इकी आज फ्राइडे है ना। इकी कहता है हाँ, और इसका मतलब ये है कि कल सैटरडे है और हमारी स्कूल की छुट्टी होगी। इकी कहता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो काफी शर्माते हुए बोलती है तो क्या तुम और मैं साथ में, मतलब एक साथ, और वो आगे बोलने ही वाली होती है। तभी इकी के पास सुजुको की तरफ से एक मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे साथ कल शॉपिंग चलना पसंद करोगे। और ये मैसेज देखने के बाद में स्टेला काफी ज्यादा फूक जाती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सुजुको और स्टेला को, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ी जा रही होती है। तभी इकी कहता है कि हाय, वैसे तुम कौन हो, हमारा पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तभी वो लड़का कहता है कि सुजुको ने मुझसे साथ आने के लिए कहा था, मैं उसका रूममेट हूँ, ना कि आरुषिन, लेकिन तुम मुझे एलिस बुला सकते हो। और उसका ये नाम सुनने के बाद में इकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं
नहीं आ रहा होता कि लड़का या फिर लड़की। उसके बाद वो पूछता है वैसे तुम एक आदमी हो ना? एलिस कहता है हाँ बायोलॉजिकली तो हूँ, लेकिन मेरा दिल एक लड़की का है। तभी एलिस कहता है कि शायद से तुम्हारा और मेरा कुछ हो सकता है। और ये बात सुन के शिजुको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एलिस उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और यहाँ पे इकी भी उसे समझाता है कि शिजुको तुम स्कूल के रूल्स को वापस से तोड़ रही हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं। और यहाँ पे इकी शिजुको से कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा तैयार होके आई हुई हो। तभी शिजुको कहती है कि हाँ ये सारे कपड़े एलिस ने मेरे लिए डिसाइड किए हैं। तभी स्टेला उसके पास आती है और बोलती है कि शिजुको ये तुम क्या कर रही हो, अपने भाई का हाथ छोड़ो। तभी शिजुको कहती है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, सिबलिंग्स के बीच में ऐसा होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। इकी कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी स्टेला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी करना चाहिए। तभी शिजुको कहती है लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक सर्वेंट के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा? और ये बात सुन के स्टेला फूक जाती है। लेकिन शिजुको कहती है लेकिन फिर भी अगर तुम उसका हाथ पकड़ना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी शायद से ऐसे हाथ पकड़ने से सर्वेंट के लिए उसके मास्टर के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स आती होगी, ऐसा हो सकता है। और ये बात सुन के स्टेला और भी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इकी सिर्फ मेरा मास्टर है और मैं उसके सर्वेंट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो शिजुको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तुम उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहती है ना, तो हमें चलना चाहिए। और उनके जाने के बाद में यहाँ पे स्टेला इकी को काफी कुछ सुनाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सभी लोगों को आइसक्रीम खाते हुए। और यहाँ पे शिजुको के चेहरे पे थोड़ी सी आइसक्रीम लगी होती है और इकी उसे साफ कर देता है। उसके बाद इकी कहता है कि आज तुमने काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो गंदी ना हो जाए। और इसके बाद शिजुको काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। उसके बाद जब इकी स्टेला की तरफ देखता है तो उसने भी अपने पूरे मुंह पे क्रीम लगा रखी होती है और वो बोलती है कि देखो इकी क्या मेरे चेहरे पे भी कुछ लगा हुआ है? और यहाँ पे इकी चिल्लाते हुए बोलता है कि मजाक मत करो, तुम्हें पता भी नहीं लगा और तुम्हारे चेहरे पे इतनी सारी क्रीम लग गई। तभी स्टेला कहती है कि देखो अगर मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है तो तुम उसे हटा सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने शिजुको के साथ किया था। इकी कहता है हाँ लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल का है, चलो मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेके आता हूँ। और ये बात सुन के स्टेला फूक जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर शिजुको कहती है कि स्टेला मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बचपन में अपने सर के बल गिर गई थी? उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं और यहाँ पे एक पर्सन काफी डेविल स्माइल देता है और दूसरी तरफ यहाँ पे इकी और एलिस वॉशरूम में अपने हाथ साफ कर रहे थे। और यहाँ पे इकी कहता है कि शिजुको इतनी आसानी से लोगों के साथ ओपन नहीं होती। तो एलिस कहता है अच्छा ये काफी सरप्राइजिंग बात है। इकी कहता है कि वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और वो नए लोगों के बीच काफी ज्यादा शर्माती है। वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि जल्दी से लोगों के साथ दोस्ती कर ले और खासकर लड़कों के साथ। तभी एलिस कहता है कि मैं एक औरत हूँ। तो इकी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसके अच्छे दोस्त हो और तुम्हारा शुक्रिया उसका फ्रेंड बनने के लिए। उसके बाद हमें कुछ लोगों के भागने की आवाज आती है और यहाँ पे एलिस इकी को चुप होने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ टेररिस्ट को देखते हैं जो कि टॉयलेट का गेट ओपन करते साथ वहाँ पे काफी खतरनाक फायरिंग कर देते हैं। और जैसे वो लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोग एक अजीब से डायमेंशन को खुलते हुए देखते हैं जिसके अंदर से एलिस और इकी बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद इकी उस मास्क को उठाता है। इकी कहता है कि आखिरकार ये लोग है कौन? तो एलिस बोलता है चाहे ये जो कुछ भी हो लेकिन हमें पता है कि ये अच्छे लोग नहीं है और ऐसा हो सकता है कि अभी तक उन्होंने पूरे मॉल के ऊपर कब्जा कर लिया हो। उसके बाद एलिस अपने मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और यहाँ पे इकी कहता है कि मैंने ऐसा डिवाइस कभी नहीं देखा। तो एलिस उसे बताता है कि हाँ ये है हर्मिट ऑफ डार्कनेस और मैं इसकी मदद से शैडोज को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद वो हवा में कट लगाता है जिससे एक अजीब सा डायमेंशन खुल जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कुछ गार्ड्स को जिन्हें टेररिस्ट ने बांध रखा था। और यहाँ पे इकी कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और उसे पता लगता है कि ये बात न्यूज पे भी आ चुकी है। और यहाँ पे उनकी प्रिंसिपल बताती है कि पुलिस ने उस एरिया को पहले से ही घेर लिया है। उसके बाद इकी पूछता है क्या आपको अभी तक पता लगा कि आखिरकार ये लोग हैं कौन? तो वो बताती है कि ये लोग ब्लेजर नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से हैं और वो लोग एक काफी मोटी रकम मांग रहे हैं। तो इकी बोलता है कि अगर उन्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए होते तो इससे भी ज्यादा आसान तरीके हो सकते थे। तो वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ पैसों का ही मामला नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को डरा के उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं और पुलिस ने इसमें हमसे हेल्प मांगी है। इसी वजह से डायरेक्टर की अथॉरिटी से मैं तुम लोगों के लिए अप्रूव करती हूँ कि तुम चारों लोग स्कूल से बाहर भी अपने स्पिरिचुअल डिवाइस का यूज कर सकते हो। ये बात सुन के इकी कहता है कि आपका शुक्रिया डायरेक्टर। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उन टेररिस्ट को और वहाँ पे शिजुको और स्टेला भी थी। तभी स्टेला कहती है कि ये लोग केवल बच्चों और औरतों को ही हॉस्टेज के तौर पे रख रहे हैं। तभी शिजुको उसके कान में कहती है कि मेरे पास एक प्लान है लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जो कि उस टेररिस्ट के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना। और तभी वो टेररिस्ट उसे मार के नीचे गिरा देता है और ये चीज देख के उस औरत का लड़का आता है और कहता है कि मेरी मॉम को परेशान करना बंद करो। और यहाँ पे वो टेररिस्ट उस बच्चे के लात मार के कहता है भाग यहाँ से। अब उसके बाद वो टेररिस्ट उस बच्चे को मारने जा रहा होता है और जैसे वो फायरिंग स्टार्ट करता है सामने से एक फायर का ड्रैगन आता है और यहाँ पे हम लोग स्टेला को देखते हैं जो कि उस बच्चे के सामने खड़ी हुई थी। और ये चीज देख के वो टेररिस्ट स्टेला के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे स्टेला के ऊपर उसकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर स्टेला कहती है कि तुम लोग सिर्फ और
सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी बुलेट्स का मेरी ड्रेस के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर फायरिंग करना नहीं छोड़ता। तभी उनका बॉस आता और कहता है कि फायर करना बंद करो। अब उसके बाद वो स्टेला को देख के कहता है कि मिस स्टेला, वर्मिलियन एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस, अगर ये आप हैं तो मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। स्टेला कहती है अच्छा तो तुम इनके बॉस हो? वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम है बीशो। फिर वो उस आदमी को देख के कहता है कि हे याकिन, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी भी हॉस्टेज को नहीं छुओगे। वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना बॉस, लेकिन उस बच्चे ने मेरे ऊपर आइसक्रीम गिरा दी। तो उनका बॉस बोलता है तो क्या हुआ, तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए उसे मारने वाले थे? फिर वो उससे कहता है वैसे इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है याकिन, लेकिन तुम उस बच्चे के माँ बाप की गलती की सजा उस बच्चे को नहीं दे सकते। और तभी वो उसके माँ के सर पे गन पॉइंट कर देता है। जैसे वो उसे मारने वाला होता है तभी स्टेला उसके ऊपर अटैक कर देती है, और जैसे वो हवा में उसके ऊपर अटैक करने के लिए उड़ती है तभी वो आदमी उसे देख लेता है और अपने हाथ से एक शील्ड बना देता है। और अब स्टेला की स्वार्ड का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब वो आदमी कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन फिर भी तुम ये बात नहीं जानती कि ये दुनिया कितनी ज्यादा डरावनी है। तभी वो अपने दूसरे हाथ से उसके पेट में काफी जोर से मुक्का मारता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब वो आदमी कहता है कि ये मेरा डिवाइस है जजमेंट रिंग, और इसकी एबिलिटी है जुर्म करना और सजा देना। जो मेरी लेफ्ट रिंग है वो सारे के सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, और जो मेरी राइट रिंग है वो सारी की सारी पावर्स को रिलीज करके सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट देती है। उसके बाद वो कहता है कि हालांकि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने ऐसे कॉमन लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, और मैं तुम्हारे साहस की इज्जत करता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ जिससे तुम इन लोगों की जान बचा सको। तो स्टेला पूछती है और वो क्या है? तो वो कहता है कि तुम इस बच्चे की जगह ले लो और मुझसे रहम की भीख मांगो, वो भी अपने घुटनों के बल, बिना कपड़ों के। अब ये बात सुन के स्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे इकी भी काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन एलिस उसे रोक देता है और बोलता है कि शांत हो जाओ। अब स्टेला के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो उनके कहे अनुसार वही करने जा रही होती है। अब वो टेररिस्ट कहता है कि थोड़ा जल्दी करो, और अब ये देख के इकी काफी ज्यादा भड़क चुका था। अब जैसे वो वहां से जाने की कोशिश करता है, पीछे से एलिस उसकी शैडो को रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी शैडो को पिन कर दिया है, मुझे माफ करना। इकी कहता है कि मुझे जाने दो। तभी एलिस कहता है कि शिजुको की मैजिक कंट्रोल एबिलिटी हमारी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी बहन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो बिना किसी की नजर में आए एक मैजिकल बैरियर बना रही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेला का वो जो बैरियर है वो कंप्लीट हो चुका है, और वो उन सभी लोगों के चारों तरफ एक बैरियर को बना देती है। और जब वो टेररिस्ट उस बैरियर के ऊपर हमला करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब शिजुको कहती है कि मैं बाकी का काम आप पे छोड़ती हूँ बड़े भाई। अब हम देखते हैं इकी को, जो कि वहाँ पे आ चुका था। तभी उनका जो लीडर होता है वो उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे इकी के ऊपर भी उसकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और वो एक मैजिक स्पेल का यूज करता है और बोलता है कि इस वक्त मुझे किसी भी कलर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो पावर उसके कलर्स को रिकॉग्नाइज करने में लगती है वो उसका यूज करके सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है। और यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसका जो लेफ्ट पाम है, अगर मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा तो मेरे सारे के सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और तभी वो हवा में उछलता है और उनकी फायरिंग से बच के भागने लगता है। उसके बाद वो पूरी स्पीड में नीचे आता है और अपनी तलवार से उस टेररिस्ट के बॉस का हाथ काट देता है। अब यहाँ पे हम उसके हाथ में काफी खतरनाक तलवार देखते हैं, और वो उसका नाम बताता है द 7th सीक्रेट स्वॉर्ड राइको। और यहाँ पे उसे बताता है कि अगर मेरी स्वॉर्ड तुम्हारे डायनेमिक विजन से फास्ट होगी तो तुम उसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तभी वो टेररिस्ट बोलता है कि तुमने मेरा हाथ काट दिया। तो एक ही बोलता है कि जो तुमने स्टेला के साथ किया उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हारे ऊपर काफी दया दिखाई है। तभी उसके पीछे एलिस भी आ जाता है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं स्टेला को, जिसने सारे के सारे टेररिस्ट को मार दिया था। तभी वहाँ पे इकी आता है और स्टेला को जोर से हक कर लेता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शायद से टेररिस्ट के ग्रुप में से बची हुई थी। उसने एक औरत को पकड़ा हुआ था, और वो बोलती है कि अगर तुम में से कोई सा भी हिला तो मैं इस औरत को मार दूंगी। अब जैसे वो उसे मारने वाली होती है, यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं, और वो आते साथ उनके बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, और वो उस लड़की को भी अटैक करके गिरा देता है जो उस औरत को मारने वाली थी। अब यहाँ पे स्टेला कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ से आ गए? फिर वो लड़का कहता है वैसे किसी और का क्रेडिट लेना मेरा स्टाइल नहीं है। और यहाँ पे इकी बोलता है ये तो किरिहारा है, और वो इकी से बोलता है तुमसे मिले हुए काफी समय बीत गया इकी, तुम अभी भी स्कूल में हो। अब इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कुछ पुलिस की गाड़ियों को, और यहाँ पे किरिहारा एक बेंच के ऊपर बैठा था, और उसके चारों तरफ काफी सारी लड़कियां थी जो कि बोल रही थी किरिहारा हमें तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, वैसे तुमने उन बुरे लोगों को हरा दिया ना, तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। और ऐसे करके वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी। और यहाँ पे स्टेला कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शिजुको कहती है कि चलो पहली बार ही सही, लेकिन तुम्हारे और मेरे थॉट इस मामले में मिलते हैं। उसके बाद इकी किरिहारा के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी किरिहारा कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कमजोरों की मदद करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा वैसे मुझे ये बात बताओ, क्या तुम अभी भी अपनी उन बेकार पावर्स के साथ एक नाइट बनने की कोशिश कर रहे हो? तभी वहाँ पे स्टेला आती है और कहती है चुप रहो, लेकिन इकी उसे रोक देता है। फिर स्टेला उससे कहती है कि तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है,
और ये बात सुन के किरिहारा हंसने लगता है। फिर वो इकी से कहता है कि तुम इसे सच क्यों नहीं बता देते, इसे बताओ कि कैसे तुम कार की तरह भाग गए थे क्योंकि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे। फिर वो कहता है कि जरा अपनी हैंडबुक चेक करो। अब जैसे ही कि अपने डिवाइस को निकाल के उसके अंदर मैसेज देखता है तो उसे ये पता लगता है कि उसका जो पहला ओपोनेंट है उसका नाम है शिजुया किरिहारा। उसके बाद किरिहारा कहता है कि तुम सही समझे, तुम्हारा पहला ओपोनेंट मैं ही हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम डर के नहीं भागोगे। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं द 7 स्टार स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच को, जहाँ पे स्टेला खड़ी होती है और उसके ओपोनेंट में एक पर्सन खड़ा होता है जिसने काफी ज्यादा हैवी आर्मर पहन रखा था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि स्टेला ये मैच जीत चुकी है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एकी को, जो कि लैपटॉप के अंदर एक वीडियो देख रहा था। तभी उसके पास स्टेला आती है और एकी उसे आज के टूर्नामेंट के लिए कांग्रेट्स बोलता है। तो स्टेला बोलती है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद स्टेला उसके लैपटॉप में देख के बोलती है क्या तुम पूरा दिन इस वीडियो को ही देख रहे थे? तो एकी कहता है कि हाँ, मैं इसके मेथड देखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो स्टेला कहती है ये एरिया इनविजिबल टेक्निक है ना, इस टेक्निक में ना ही तुम उन्हें देख सकते हो और साथ में उनकी स्मेल और प्रेजेंस को भी फील नहीं कर सकते। एकी कहता है हाँ, ये ओबोजुकी डिवाइस की एबिलिटी है। स्टेला कहती है कि अपने एनिमी को पीछे से मारना, मुझे इसका लड़ने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर एकी कहता है लेकिन अगर तुम इसके ओपोनेंट में होगी तो ये बड़ी आसानी से हार जाएगा। स्टेला कहते हैं लेकिन वो क्यों? तो एकी बताता है कि तुम्हारी जो स्पेशलिटी है वो वाइड एरिया अटैक है, जिसकी वजह से उसका एरिया इनविजिबल किसी भी काम नहीं आने वाला। उसके बाद स्टेला कहती है लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होगा, है ना? तो एकी कहता है कि हाँ, इसकी एबिलिटी का मेरी एबिलिटी के ओपोनेंट में सबसे बेकार कॉम्बिनेशन है। तो स्टेला कहती है कि तुम ठीक तो होंगे ना? तभी एकी बोलता है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? स्टेला कहती है ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे इंसान से ना हारो। एकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है मुझे एक रास्ता मिल चुका है जिससे मैं इसे संभाल लूंगा और मैं जरूर जीतने वाला हूँ। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एकी को जो कि जॉगिंग कर रहा था। तभी उसे सामने एलिस दिखता है। एलिस उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एकी कहता है हाँ जरूर। तो एलिस पूछता है कि मैंने ऐसा सुना था कि पिछले साल तुम्हारा और किरिहारा के बीच काफी खतरनाक मुकाबला हुआ था, क्या ये सच है? तो एकी बताता है कि लास्ट ईयर कुरेगामी फैमिली का हमारे चेयरमैन से कनेक्शन था और इसी वजह से वो मुझे स्कूल से निकालने की काफी कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से किरिहारा ने मुझे टारगेट किया। और यहाँ पे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे किरिहारा उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एबिलिटीज बेकार है, इसी वजह से तुम बैटल ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एकी कहता है तुमने सही कहा। तो किरिहारा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करके अपनी एबिलिटीज दिखा सकते हो और इससे तुम्हारी स्किल्स टीचर्स की नजरों में भी आ जाएगी। लेकिन एकी उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी किरिहारा एक बो निकालता है और एकी के ऊपर हमला कर देता है और ऐसा करके वो उसे बार बार मारे जा रहा था और यहाँ पे एकी उसे फाइट करना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तो एलिस कहता है तो इसका मतलब तुमने उससे बचने की भी कोशिश नहीं करी? एकी कहता है हाँ। तो एलिस कहता है कि तुम इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हो कि अब तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी है और मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते विश करता हूँ कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आए जो कि तुम्हारी दिल की गहराई में जाके तुम्हारी उस चीखती हुई आत्मा को सुने और तुम्हारी मदद करे। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्टेला को जो कि एकी से कहती है कि तुम्हारे पास अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो क्या तुम बाकी मैच देखने जाना चाहोगे? तो एकी कहता है कि नहीं, मैं फिलहाल वेटिंग रूम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे खुद के मैच पे कंसंट्रेट करना है। उसके बाद हम एक डिवाइस को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये जो सिलेक्शन मैच है ये एक रियल बैटल होने वाला है और इसमें जान का भी खतरा हो सकता है और अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आप फिर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एग्री बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देता है। और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है कि तुमने काफी जल्दी फैसला ले लिया और मैं इसलिए सरप्राइज हूँ क्योंकि इस जगह पे काफी सारे बच्चे एग्री करने से डर रहे थे। तो एकी कहता है कि मैं ऑफिशियल मैच में फाइट करने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था। तो वो लड़की कहती है कि तुम काफी कूल हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। फिर एकी कहता है कि तुम्हारा नाम साइक्यू है ना? तो वो लड़की कहती है अच्छा, तो तुम मेरा नाम जानते हो? तो एकी कहता है कि इस स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि केओ के टॉप लीग की डीमन प्रिंसेस को ना जानता हो और मैंने ये भी सुना है कि तुम पुराने चेयरमैन की दोस्त हो और तुम इस साल पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रही हो। वो लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा। तभी वो अचानक से उसके पास आती है और बोलती है तो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, क्यों ना आज रात में तुम्हें स्पेशल क्लासेस दूं? तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आती है और कहती है कि आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट के साथ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया और मैं अचानक से तुम्हें मार भी सकती थी। तो प्रिंसिपल कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम जैसे किसी से मर जाती, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे थर्ड मैच की सुपरवाइजर गायब है। तो वो लड़की कहती है कि वो काफी ज्यादा बोरिंग फाइट थी, इसी वजह से मैं वहाँ से आ गई। तभी प्रिंसिपल उसे खींच के ले जाने लगती है और बोलती है कि अपनी पोस्ट पे वापस जाओ। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एकी को जो कि कहता है कि सिर्फ 30 मिनट और बचे हैं, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और उसे उसकी पास्ट की बात याद आने लगती है और वो बोलता है फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, ये मेरा पहला ऑफिशियल मैच है और आखिरकार मुझे एक चांस मिला
है, मैं इसे हार नहीं सकता, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इकी को पता नहीं क्या हो जाता है और उसे हर चीज धुंधली दिखने लगती है और तभी अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि उसका मैच शुरू होने वाला है और उसे मैच के लिए बुलाया जा रहा है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं किरिहारा को, और वहीं पे दूसरी तरफ इकी भी मैच के अंदर पहुंच चुका है। तभी किरिहारा इकी से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तो इकी कहता है कि तुम कोशिश करके देख सकते हो अगर तुम कर पाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किरिहारा के सामने कुछ टहनियां सी उगती है जिसके अंदर एक फल निकलता है, और जैसे किरिहारा उसे पकड़ता है वो फल एक धनुष में बदल जाता है और यहाँ पे इकी अपनी स्वॉर्ड इंतेत्सु को भी समन कर लेता है। अब यहाँ पे इनका मैच शुरू हो जाता है और इकी अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। तो किरिहारा कहता है कि तुम काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। तो इकी कहता है कि ये मैच पहले ही शुरू हो चुका है। अब उसके बाद किरिहारा हवा में अपनी उंगलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ कुछ पेड़ से उग जाते हैं और देखते ही देखते पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर एक जंगल उग चुका था। और वहाँ के अनाउंसर्स कहते हैं कि ये एरिया पूरा इनविजिबल हो चुका है और हमें किरिहारा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। और इस जंगल के अंदर हम लोग देखते हैं इकी को, जो कि कहता है कि भले ये एबिलिटी कितनी भी अच्छी हो लेकिन इसे मात देने का कोई तरीका तो जरूर होगा। तभी उसके ऊपर साइड से एक हमला होता है लेकिन इकी अपनी तलवार से उसे डॉज कर देता है और अब उसके ऊपर चारों तरफ से एरो से हमले हो रहे थे, लेकिन इकी अपनी तलवार से सारे के सारों को रोक दे रहा था और अब वो एरो के डायरेक्शंस का पता लगाता है और उसके अंदाजे से वो किरिहारा के ऊपर अटैक भी कर देता है। और अब जिस जगह से फायरिंग हो रही थी इकी उसी तरफ भागने लगता है और किरिहारा से लड़ने लग जाता है। उसके बाद किरिहारा कहता है क्या तुम सच में मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो? तो इकी कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए ही मौजूद हूँ। तो किरिहारा कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हो। उसके बाद इकी कहता है कि तुम अपने एरो शूट करना जारी रखो ताकि मैं उस हर एक को अपनी तलवार से नीचे गिरा सकूं। उसके बाद किरिहारा वापस से गायब हो जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि मैं कहां से फायर कर रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारे सीधे पैर में, और ये एरो इकी के पैर में काफी जोर से लगा था और वो अपने पैर को पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। फिर किरिहारा कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट आर्म में, और अब उसका हाथ भी घायल हो चुका था। उसके बाद किरिहारा कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं पहले से बेहतर नहीं हो पाऊंगा? अब मैं अपनी एरिया इनविजिबल टेक्निक से अपने एरोस को भी इनविजिबल कर सकता हूँ, और इसका मतलब ये है कि जब तक वो तुम्हारे नहीं लगेंगे तब तक तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। फिर वो उसके दूसरे हाथ में भी एरो मार देता है जिसके बाद ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एलिस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है। शिजुको बोलती है कि बड़े भाई की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। तभी स्टेला भी कहती है आखिरकार उसने शुरुआत में उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जबकि वो ये बात जानता था कि वो आगे जाके गायब हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किरिहारा अभी भी इकी के एरोज मार ही जा रहा था। अब यहाँ पे एलिस बोलता है कि इकी काफी ज्यादा नर्वस है। तो स्टेला कहती है नर्वस से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसी स्टूपिड वाली बातें मत करो, मुझे तो वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा। तभी स्टेला को इकी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं जरूर जीतूंगा, और जब उसने ये बात कही थी तो वो उसके बारे में काफी ज्यादा श्योर था। तो एलिस स्टेला से कहता है कि इस बारे में सोचो कि उसने इस मौके को पाने के लिए कितनी ज्यादा चीजें सही है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होगा? भले ही वो नॉर्मल एक्ट कर रहा हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है। अब स्टेला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो नर्वस हो, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया, यहाँ तक कि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब थी। और यहाँ पे इकी अभी भी बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। तभी किरिहारा कहता है कि चेयरमैन ने तुम्हें कंडीशन दी है ना कि तुम्हारे पास ग्रेजुएट होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इस टूर्नामेंट को जीतना, है ना? और यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं क्या इसे सच में लगता है कि 7 स्टार कंपटीशन को जीत पाएगा? ये तो रैंक F का लड़का है। और ऐसा कह के वो सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। और यहाँ पे कि अभी भी उन सारे के सारे अटैक्स को सहन किए जा रहा था और सभी लोग उसे बुरा भला कहे जा रहे थे। तभी स्टेला कहती है कि ये लोग जो अपने आप से हार मान चुके हैं वो उसे भला बुरा बोल रहे हैं जो कि बैटल में लड़ रहा है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किरिहारा का एक एरो सीधा आके उसके पेट में लगता है और इकी नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे किरिहारा कहता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत थी, इसी वजह से सभी लोग इसे चेयर करो, और वो उसे वर्स 1 कह के बुलाने लगते हैं, यानी जो कि सबसे ज्यादा बेकार है। और ये सब सुन के स्टेला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहती है कि सभी लोग चुप हो जाओ, ये तुमसे कई गुना ज्यादा बेटर है। उसके बाद वो इक्की से कहती है कि तुम ऐसे मत देखो, तुम इस समय हार नहीं मान सकते, मैं तुम्हें तब ज्यादा पसंद करती हूँ जब तुम गर्व से ऊपर देखते हो। अब इसके बाद इक्की खड़ा होता है और अपने मुंह पे एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया स्टेला, मुझ में साहस भरने के लिए। अब किरिहारा हंसते हुए बोलता है कि एक औरत के चिल्लाने पर तुम्हारे अंदर वापस से जान आ गई। अब इक्की अपने आप से कहता है कि ज्यादा घमंडी मत हो, तुम उसके एरोज देख सकते हो। फिर किरिहारा हंसते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, अब मुझे लगता है कि अगली बार मुझे तुम्हारे सर के ऊपर मारना चाहिए और उसके बाद तुम मर जाओगे। उसके बाद इक्की कहता है कि शुरुआत से सिर्फ एक ही चीज थी, सिर्फ एक चीज जो मैं कर सकता हूँ। और अब जैसे किरिहारा उसके ऊपर हमला करता है तभी का अपने ऊपर हुए सारे के सारे अटैक्स को एनालाइज करने लगता है और वो उसकी आवाज, डायरेक्शन और हर चीज को एनालाइज करने के बाद उसके एरो को हाथ से पकड़ के तोड़ देता है और बोलता है कि अब मुझे पता है कि तुम कहां से फायर कर रहे हो। किरिहारा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसे देख सकते हो। उसके बाद इका
कहता है कि मैं तुम्हारा आकार और तुम्हारी परछाई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मुझे पता है। और अब जैसे किरिहारा उसके ऊपर हमला करता है, इकी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके बाद इकी कहता है कि तुम्हारी रिदम, तुम्हारी आवाज में वो इमोशन और जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें मुझे तुम्हारे बारे में बता रही है और मैं उन सभी को ट्रेस कर सकता हूँ और अब तुम मुझसे और नहीं छुप सकते। और अब यहाँ पे साइक्यू जो कि कमेंट्री कर रही थी वो हंसने लगती है। तभी दूसरी लड़की बोलती है लेकिन कैसे, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? तो साइक्यू बोलती है अपनी ब्लेड स्टील की मदद से। कुरोगाने अपने ओपोनेंट की एबिलिटी को एकदम कॉपी कर सकता है और उसे परफेक्ट कर सकता है। उसने बस इसका एडवांस वर्जन यूज किया है और अब उसने किरिहारा की सारी मूवमेंट और थॉट्स को पढ़ लिया है और इस विजन को कहते हैं परफेक्ट विजन। इकी कहता है कि अब मैं तुम्हारी एबिलिटी के अंदर से देख सकता हूँ। अब किरिहारा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इकी सारे को डॉज कर देता है और बोलता है कि अब तुम तैयार हो किरिहारा मेरी पूरी ताकत का सामना करने के लिए। और अब किरिहारा 1 मिलियन एरोज को एक साथ फायर कर देता है, लेकिन इकी एक एक करके सभी को डॉज करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब किरिहारा अपना लास्ट अटैक करता है, लेकिन इकी उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इकी अपनी तलवार लेके पूरी स्पीड में किरिहारा की तरफ ही बढ़ रहा था। और अब किरिहारा उससे कहता है कि प्लीज इकी, वो स्वॉर्ड मुझे मार देगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी इकी अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें पता लगता है कि इकी ने अपनी तलवार को किरिहारा के ठीक सामने लाके गाड़ दिया था और यहाँ किरिहारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद इकी उससे कहता है कि मैं बस 1 मिलीमीटर से रह गया और इसी के साथ इकी इस मैच को जीत चुका था। अब उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इकी कुरोगाने, जो कि पिछले साल अपनी क्लासेस भी नहीं ले पाया था, वो हमारे इस मैच का विजेता बन चुका है। और अब सारे के सारे उसे चेयर करने लग जाते हैं और स्टेला भी ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी इकी अचानक से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इकी को, जो कि हॉस्पिटल के अंदर था और उसके पास स्टेला बैठी हुई सो रही थी। और यहाँ पे हम लोग शिजुको को देखते हैं। तभी उसके पास एलिस आता है और उसे हग कर लेता है। और अब यहाँ पे स्टेला इकी से कहती है कि तुम मुझे ऐसे सोते हुए कैसे देख सकते हो, और वो उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है। तभी इकी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। तो स्टेला कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी। और अब इकी कहता है कि स्टेला, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। तभी स्टेला कहती है इडियट, ये तुम क्या कह रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसका मतलब एज अ इंस्पिरेशन था। इकी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। तो स्टेला कहती है कि तुम इतने भी ज्यादा ऑनेस्ट मत बनो। फिर वो इकी से उसकी आंखें बंद करने के लिए बोलती है। इकी कहता है क्यों, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? स्टेला कहती है जितना तुमसे कहा है उतना करो। उसके बाद इकी अपनी आंखें बंद करता है और स्टेला उसे किस कर देती है और बोलती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने बस वो किया जो मैं करना चाहती थी। तो इकी कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और अब उसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। एनीमे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ।